जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रखर युवा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी विषय और उसमें स्वर की बात करेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने भाषा, वर्ण, ध्वनि, लिपि व वर्णों के भेद यहाँ तक की चर्चाएं की थी। वर्णों के भेद में हमने बताया था कि वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्णमाला के दो भेद होते हैं, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन आपको बताया था। तो हम उससे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्वर की। किसकी बात करेंगे? तो हम बात करेंगे स्वर की। देखिए, स्वर शब्द सुनते ही दिमाग में एक आता है कि स्वर क्या है। तो स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो बिना अवरोध के बोली जाती हैं, यानी जिनमें कोई रुकावट ना हो उनको बोलते समय। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो स्वर की परिभाषा यदि हमें देना हो, हमें, तो क्या कहेंगे कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली या उच्चरित होने वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। क्या होता है? या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में श्वास का अवरोध नहीं होता है। अवरोध का मतलब रुकावट नहीं होता है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। खैर, अगर हम प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो परिभाषा से तो बहुत ज़्यादा लेना देना होता नहीं है। फिर भी आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो मैं एक परिभाषा इसकी लिख देता हूँ कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली या उच्चारित होने वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। ये तो हो गया इसका परिभाषा कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली या उच्चरित होने वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देवनागरी लिपि में, यानी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, इनमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन देंगे 11, 12, 15, 16। तो उसमें हम क्या करेंगे? 11 टिक करेंगे। यानी कि नोट्स में अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। देखिए, एक यहाँ पे बात विचारणी है। कहीं कहीं 13 दिया होता है, तो मान लीजिए ऑप्शन दे देता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ऑप्शन में नहीं होता है, कहीं कहीं आपको 13 दिखेगा, तो आप 13 भी लगा सकते हैं। 13 कैसे हो सकता है? तो 13 हो जाता है एक अनुस्वर और एक विसर्ग, इन दो को जोड़कर 13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। तो किसी भी ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिए होंगे, कोई एक ही दिया होगा। तो जो आप ऑप्शन जिस तरह से रहेगा उस तरह से आप लोग हैंडल कर लेंगे। वैसे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं तो आइए जान लेते हैं। जैसे अ हुआ, आ हुआ, ई हुआ, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, आओ। ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और एक बीच में क्या छूट रहा है? हाँ, यहाँ पे ये ऋषि वाला यहाँ पे आप कर लीजिएगा। तो ये 11 हो गए।
और दो अलग से जिसे हम लोग जोड़ा जाता है, एक अनुस्वर अंग वाला और एक अह वाला विसर्ग। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 13 हो गए। ये जो है इनको मिलाकर 11 और ये दो को जोड़कर 13, यानी कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ठीक है, एक अनुस्वर एक विसर्ग जोड़ देने से इनकी संख्या 13 हो जाती है। ऑप्शन में जो रहेगा आप उसको मार दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्वर के वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, अब स्वरों के वर्गीकरण के विषय में हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, स्वरों को हम 3 तरह से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, और तीनों ही प्रकार में कितने होते हैं, 3-3 इसके भाग होते हैं। 3 तरह से किया जा सकता है और तीनों में ही 3-3 भाग होते हैं किसके, स्वर के। ठीक है, तो आइए उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, पहला प्रकार कैसे हम लोग इसका विभाजन कर सकते हैं, तो एक है उत्पत्ति। किसके, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या निर्माण, उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 भाग होते हैं। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से भी 3 भाग होते हैं इसके। फिर दूसरा कैसे किया जा सकता है, तो दूसरा है मात्रा की या उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से। देखिए, और तीसरा क्या है, इसमें भी कितने होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं। अब तीसरा किस प्रकार से किया जा सकता है, तो वो है जिह्वा की उच्चारण स्थिति, माने जिह्वा की उच्चारण स्थिति के दृष्टि से। इसके भी कितने भाग होते हैं, तो इसके भी 3 भाग होते हैं। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण हम 3 तरह से कर सकते हैं और तीनों के ही 3-3 भाग हैं। ठीक है, पहला है उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, इसके भी 3 भाग हैं। दूसरा प्रकार है मात्रा की या उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, तो इसमें भी 3 ही भाग होते हैं। और तीसरा होता है जिह्वा की उच्चारण स्थिति के दृष्टि से, तो इसमें भी कितने होते हैं, 3 ही होती हैं। यानी जिह्वा की उच्चारण स्थिति यानी कि जीभ पर पड़ने वाले प्रभाव के हिसाब किताब से स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। अब आइए जान लेते हैं ये इन सब के कौन कौन से भाग हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो पहला हम बात करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। ठीक है, तो कितने हैं, इसमें है 3। तो आइए कौन कौन से हैं, तो पहला है मूल स्वर। क्या है, मूल स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। क्या है, संयुक्त स्वर। अब आइए इन सभी को जान लेते हैं। देखिए, इनकी परिभाषा और भाषाएं लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाइए कि मूल स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं और संयुक्त किसे कहते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर किसे कहते हैं, तो वे स्वर जो सबसे पहले तथा अन्य स्वर जिनसे मिलकर बनते हैं उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। यानी ऐसे स्वर जो सबसे पहले इनका क्या हुआ, विकास हुआ और जिनसे सभी स्वर बनते हैं। यानी 11 स्वर है, 13 स्वर है,
तो ये इन्हीं मूल स्वरों से मिलकर सारे स्वर बने हुए हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में परिभाषा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन में ये बनेगा कि मूल स्वर कौन है। ऑप्शन दे देगा, अ दे देगा, बड़ा अ दे देगा, फिर ए दे देगा, ओ दे देगा। तो इसमें क्या है, अ जो है वो मूल स्वर है। तो मूल स्वर कितने होते हैं ये पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अभी 4 कौन कौन से हैं, तो आइए से जान लेते हैं। अ हुआ, छोटी ई हुई, छोटा ऊ हुआ और री हुआ। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये ही मूल स्वर है। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मूल स्वर किसे कहते हैं, तो वे स्वर जो सबसे पहले बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है कि स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताएंगे उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पूछ देगा, ऐसे भी क्वेश्चन बना देगा कि उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से कौन स्वर नहीं है। आपको ये तीनों ऑप्शन में दे देगा और एक और कोई दे देगा, जैसे कि मान लीजिए दे देगा अग्र स्वर, पक्ष स्वर, ऐसे करके कुछ दे देगा। तो उसमें कौन है, तो वही पक्ष स्वर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर क्या होता है, किसी मूल स्वर के 2 बार जोड़ने पर जो नया स्वर बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि समान स्वर हो उसे जोड़ने पर, ये नहीं कि असमान स्वर, जो मूल समान स्वर हैं उनको 2 बार जोड़ने से जो स्वर बनता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या भी 4 होती है। और ये कौन कौन से हैं, तो ये है बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। ठीक है, देखिए अ कैसे बना है, तो अ बना है अ प्लस अ जोड़ने पर आ बना है। ई कैसे बना है, तो छोटी ई प्लस छोटी ई जोड़ने पर बड़ी ई बनी है। ऊ कैसे बना है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ जोड़ने पर बड़ा ऊ बना है। और री कैसे बना है, छोटा री प्लस बड़ा री जोड़ने पर बड़ा री, छोटा री प्लस छोटा री जोड़ने पर बड़ा ई बना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, जब 2 अलग अलग स्वर मिलकर नए स्वर का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी कि अब असमान मूल स्वरों को जोड़ा जाएगा और उनसे जो बनेगा नया स्वर उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या 4, इनकी भी संख्या 4। यानी कि मूल स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 4 होते हैं और संयुक्त स्वर भी 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं ए हो गया, ए हो गया, औ हो गया और ओ हो गया और औ हो गया। ठीक है, ये हो गए, इनकी भी संख्या 4 है। कैसे बनते हैं, तो ए कैसे बनता है, तो अ या आ को जब छोटी या बड़ी इनको जब जोड़ा जाता है, प्लस जब जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, ए बनता है। आ कैसे बनता है, तो अ या आ को ए से जोड़ा जाता है तो आ बनता है। ठीक है, ओ कैसे बनता है, तो ओ बनता है अ या आ में ऊ या बड़ा ऊ जोड़ा जाता है तो ओ बनता है। जबकि अ कैसे बनता है, तो अ बनता है अ या आ में जब ओ को जोड़ा जाता है तो अ बनता है। ठीक है, देखिए या हम ऐसे भी कर सकते हैं, अ आ में अन्य स्वर जोड़ने पर जो स्वर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, नया स्वर बनता है। जैसे देखिए सब में अ आ में सब अन्य स्वर जोड़े गए हैं, तो इसे भी कहा जा सकता है। फिर से एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, अ ई उ री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, आ ई उ रे। संयुक्त स्वर ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ए ऐ ओ औ। ठीक है, आ बना है अ प्लस अ से, बड़ी ई बना है छोटी ई प्लस छोटी ई से, ऊ बना है छोटा ऊ से, और री बना है री बड़ा री से। ए कैसे बना है, तो अ आ में ई जोड़ने पर
ए कैसे बना है अ में ए जोड़ने पर, ओ कैसे बना है अ में उ जोड़ने पर, औ कैसे बना है अ में ओ जोड़ने पर। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है मात्रा की, मात्रा की या उच्चारण, मात्रा की या उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से हम लोग इस पर बात करेंगे। इसमें भी कितने होते हैं, इसमें भी 3 होते हैं। ठीक है, तो इनमें 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होता है, पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। ठीक है, हालांकि प्लुप्त स्वर को हिंदी में तो नहीं मान्यता है, संस्कृत में इसको लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो उच्चारण की मात्रा या अवधि के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। संस्कृत में 3 होते हैं, जबकि हिंदी में 2 ही माना जाता है। इसको प्लुप्त को हिंदी में नहीं लिया जाता है। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को एक मात्रा में उच्चारित किया जाता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? तो इनकी संख्या भी 4 होती है, और ह्रस्व स्वर को ही लगभग मूल स्वर भी कहा जाता है। इनमें भी वही होता है जो मूल स्वर में होता है, अ होता है, छोटी होता है, छोटा ऊ होता है और री होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे स्वर जिनमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए पदबंध में ह्रस्व स्वर को पाई से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? पाई से दिखाया जाता है। अब आते हैं दीर्घ स्वर पर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल से अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या दीर्घ स्वर मूल स्वरों के संयोग से बनते हैं, यानी उन्हें जोड़ने से बनते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है, दीर्घ संख्या 7 होती है। देखिए मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम बता रहे हैं, वो जो दीर्घ है वो उच्चारण वो वाला वो दूसरा है और ये दूसरा है, उत्पत्ति या स्थान के आधार पर। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? तो इसमें होता है आ होता है, बड़ी होता है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो होता है ना वो दीर्घ स्वर में ही संयुक्त स्वर होता है इस वाले में। अब बात करते हैं प्लुप्त स्वर की। तो ये वे स्वर हैं जिनमें या जिन्हें बोलते समय दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या तो निर्धारित नहीं है, पर जैसे कि इसमें आता है ओ ई में आ जाता है, ओ ई में आ जाता है, ओ में आ जाता है, ऐसे ही तमाम स्वर आते हैं, यानी जिनमें 3 मात्रा होती है। इन्हें हम 3 पाई से भी पद की भाषा में करते हैं। और जबकि दीर्घ को हम पद की भाषा में क्या करते हैं? तो इसे हम गुरु से इंगित करते हैं। इसे हम लघु कहते हैं और इसे हम गुरु कहते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ह्रस्व को हम पद की भाषा में लघु कहते हैं और दीर्घ को हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। इतना समझ में आ गया? तो अब आज के लिए बस इतना ही, कल इससे आगे पढ़ाया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी कमियां होती हैं उसको आप बताएं कमेंट बॉक्स में, हम उसे ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी बंधुओं का धन्यवाद।